गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग की कॉमन जो टर्म्स हैं जो हर जगह यूज़ होगी वो हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम ग्राफिक मेथड से एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ऑलराइट। अगर हम बात करें कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग की, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है? डिसीजन वेरिएबल। अब डिसीजन वेरिएबल क्या होता है? द डिसीजन वेरिएबल आर द वेरिएबल्स डैट विल डिसाइड द आउटपुट। इसका मतलब क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी आउटपुट होगी। दे रिप्रेजेंट एन अल्टीमेट सोल्यूशन। To solve any problem, we first need to identify the decision variable. डिसीजन वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? जो हमें आगे जाके डिसीजन लेने में काम आते हैं और वो बताते हैं कि आगे जाके हमारी आउटपुट क्या होगी और हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर A and B denoted by X and Y are my decision variables। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था चॉकलेट, हमने दो तरह की चॉकलेट्स बनानी थी। ए काइंड की चॉकलेट बनानी थी और एक बी काइंड की चॉकलेट बनानी थी। ए चॉकलेट बनानी थी और बी चॉकलेट बनानी थी। तो फिर ये क्या थे? डिसीजन किसके लेना था हमने? ए चॉकलेट का कितने यूनिट्स बनाने हैं और बी चॉकलेट का कि कितने यूनिट्स बनाने। तो ये ए और बी क्या है? ये क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ओके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, इसका मतलब क्या है? देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिसीजन। इसका मतलब ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिसीजन लेने का, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमने कल एग्जाम्पल की थी उसकी बात कर रहे हैं। द कंपनी विशेज टू इंक्रीज द टोटल प्रॉफिट। अब उन्होंने क्या कहा था कि ए काइंड की चॉकलेट और बी काइंड की चॉकलेट हमने इस तरह से बनानी है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। हमने इस तरह से ए काइंड की चॉकलेट्स और बी काइंड की चॉकलेट्स बनानी है। ठीक है। तो फिर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट। सो हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। ओके। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मैंने बताया था कि वो चीज़ें जो हमारे पास लिमिटेड होती हैं। जैसे मैंने उस दिन जब स्टार्टिंग में ऑपरेशन रिसर्च जब स्टार्ट करवाया था तब मैंने बताया था कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके कारण हम चीज़ों को उस लिमिट में ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि द कंस्ट्रेंट्स आर द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन द डिसीजन वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि ए काइंड की चॉकलेट या बी काइंड की चॉकलेट, ठीक है, हम कितनी बना सकते हैं। जैसे सपोज करो ये 10 है और ये 20 है। इसका मतलब क्या है? ये हमारी कंस्ट्रेंट होगी, एक तरह की कंस्ट्रेंट। कैसे? कि हम 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं बना सकते। यहाँ इसमें क्या है? 20 यूनिट से ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर हम इससे ज़्यादा बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है। तो फिर ये क्या हुई? एक तरह से हमारी कंस्ट्रेंट हुई। उन्होंने बोला दे यूजली लिमिट द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ठीक है। जैसे कि हम बात करें चॉकलेट में मिल्क और कोकोआ कितना डालना है, मिल्क या चोको, सॉरी, मिल्क और चोको हमने कितनी डालनी है, ये मेरी क्या है? कंस्ट्रेंट। कि मिल्क इतनी ही क्वांटिटी में डलेगा या चोको इतनी ही क्वांटिटी में डलेगी एक चॉकलेट में। ये हमारी क्या हुई? कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मोर देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम ऐसे लाइन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? ज़ीरो इधर वाली साइड नेगेटिव होती है, इधर +1 +2 +3 ऐसे होते हैं जब हम देखते हैं। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहा है? ये जो है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन क्या है? इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए या मोर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब इस वाली साइड को हमने सिर्फ कंसीडर करना है, इधर वाली साइड हमने नहीं देखनी। फॉर ऑल लीनियर प्रोग्राम्स द डिसीजन वेरिएबल शुड ऑलवेज टेक्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। मतलब जो नेगेटिव ना हो हमने वही वैल्यूज़ उठानी है, या तो वो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा हो, पॉजिटिव हो वैल्यू। ठीक है। इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं जो वैल्यू है वो पॉजिटिव उठानी है। ठीक है। तो ये थी हमारी जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। अब हम एक मेथड नेक्स्ट मेथड अब हम एक मेथड के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड जो है जिससे हम क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा ग्राफिक मेथड। अब ग्राफिक मेथड को कैसे यूज़ करके हम लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है।
क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, इतना ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, मैक्सिमाइज जेड करना है। जेड को मैक्सिमाइज क्या करना है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है, सपोज करो ये प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जो मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और जेड को हम एक और चीज़ बोलते थे, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सो इसलिए हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स, ठीक है। अब उसे मटेरियल चाहिए और लेबर चाहिए, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे मटेरियल हम इतना ही यूज़ कर सकते हैं, कितना हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं मटेरियल, 50 यूनिट्स। और यहाँ पे लेबर कितनी यूज़ कर सकते हैं, 60, ओनली 60 मैन हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी क्या हुई, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कैसे हुई, ये एक तरह की हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम इससे ज़्यादा जो है मटेरियल या लेबर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 2x1 + 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट वन इज 4x1 + 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। और उन्होंने लिखा नॉन नेगेटिविटी वैल्यू होनी चाहिए। नॉन नेगेटिविटी मैंने क्या बोला था, मोर देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। x1 और x2 जो भी हमने निकालने हैं उसकी वैल्यू क्या, मोर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। जब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकालते टाइम हमने पहले हमने ये दो इक्वेशंस को कंसीडर करना है, पहले हमने ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, देन इसके बाद करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x1 + 5x2 = 50, ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इसे सॉल्व कैसे करना है मैं बताती हूँ। हमने दो तरीके से इसे सॉल्व करना है। एक बार हमने क्या करना है, x1 को 0 मान लेना है, दूसरी बार हमने क्या करना है, x2 को 0 मान लेना है। जब हमने x1 को 0 माना तो फिर हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, अगर हमने x1 की वैल्यू यहाँ पे फिल की, x1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 0 + 5x2। अगर हम x1 को 0 मानते हैं तो हमारी x2 की वैल्यू कितनी निकलती है, 10। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, x2 हमारे पास आई 10। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने x1 को 0 माना तो हमारे x2 कितना आया, 10। x1, x2 = 0:10। तो ये हमारी वैल्यू होगी। मैंने कहा एक बार आपने x1 को 0 मानना है, एक बार x2 को। पहले हमने माना x1 को 0 तो हमारी वैल्यू x2 की कितनी आई, 10। अब नेक्स्ट टाइम हमने किसको 0 मानना है, x2 को। x2 को अगर हम 0 मानेंगे, अगर हम x2 की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे 5 × 0 और x1 को ऐसे लिख देंगे तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा क्या आया, x1, x2 = 25:0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x1 को 0 माना तो हमारा आंसर क्या आया, 0:10। जब हमने x2 को 0 माना तो हमारा क्या आंसर आया, 25:0, ठीक है। ये हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व की है, ये हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की है। अब सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व की है। अब ऐसे ही हमने जो सेकंड इक्वेशन है लेबर कंस्ट्रेंट वाली, अब हमने इसको भी सेम एज इट इज ही सॉल्व करना है। एक बार हमने x1 को 0 मानना है, एक बार x2 को मानना है। ये इक्वेशन क्या है, 4x1 + 3x2 = 60। ये अब अभी हम देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसका क्या है, 4x1 + 3x2 = 60। एक बार हमने x1 को 0 मानना है, एक बार x2 को 0 मानना है। जब हमने x1 को 0 माना तो फिर हमने जब x1 की वैल्यू 0 भरी तो फिर क्या हमारा आया, 4 × 0 + 3x2 = 60। जब हमने इसको सॉल्व किया इक्वेशन को तो हमारे पास x2 कितना आ गया, 20। इसका मतलब क्या हुआ, x1, x2 = 0:20, ठीक है। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, x2 को 0 माना है। अब हमने क्या किया है, x2 को 0 माना है। जब हमने x2 की वैल्यू यहाँ पे फिल की 0 और x1 हमारा कितना निकला, 15। तो हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे, x1, x2 = 15:0, ठीक है। जब हमारे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे x1, x2 आ गए, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना, ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें, ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, हमने क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पर हमने क्या करना है, इसे इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए जब हमने इसको इक्वेट कर दिया
जब हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली तो फिर हमने क्या करना है, इसे प्लॉट करना है ग्राफ पे। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 50। जब हमने x1 को 0 माना था तो हमारे क्या आया था आंसर, x1 x2 इक्वल्स टू 0:10। जब हमने x1 को 0 माना था तो हमारा क्या आया था, 0:10। ठीक है, 0:10 सॉरी। तो अगर हम देखें यहाँ पे 0 ये रहा और 10 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0:10 लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम पे क्या था, जब हमने x2 को 0 माना था, जब हमने x2 को 0 माना था तो हमारी x1:x2 कितनी आई थी, 25:0, 25:0। तो फिर हमने यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो है 25 कहाँ पे है, 25 यहाँ पे है और 0 कहाँ पे, ये रहा 0। ठीक है, 25:0 यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। एक चीज़ याद रखना, जो 25:0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है 25 को हमने x एक्सिस पे प्लॉट करना है और 0 को y एक्सिस पे करना है। अब 25 को हम x एक्सिस पे देखेंगे, इधर x एक्सिस में, यहाँ पे 25 किधर आ रहा है, यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डॉट डाल दी। 0 तो है, 0 को हम प्लॉट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो है ही 0, या तो ऊपर होती इसकी वैल्यू तो फिर हम प्लॉट करते। तो इसलिए यहाँ पे 25:0 आ गई और पहले क्या आई थी हमारी वैल्यू, 0:10। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, मिला देना है। ये फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारे दो पॉइंट्स बने थे 0,10 और 25,0, इसको प्लॉट करके हम इन्हें, इन दोनों को मिला देना है। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से आए पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे हमने सेकंड इक्वेशन से निकाले थे। सेकंड इक्वेशन से हमने कौन कौन से पॉइंट निकाले थे, अभी ये देखिएगा, ये थे हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट। कौन कौन से, 0:20 एंड 15:0। अब हमने इन दोनों को प्लॉट करना है। ठीक है, 0:20 मतलब क्या हुआ, x हमारा जो है 0 है, x एक्सिस पे हम 0 लिखेंगे और y एक्सिस पे 20 को देखेंगे। ठीक है, 0:20 देखो कहाँ पे आता है, x एक्सिस पे हम 0 देखेंगे और y एक्सिस पे 20 देखेंगे। ये देखिएगा 0:20, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0:20। यहाँ पे हमने डॉट लगा के यहाँ पे लिख दिया C पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, 0:20 था। इसके बाद हमने कौन सा था, 15:0। और 15:0 को प्लॉट करना है, यानी कि हम x एक्सिस पे 15 देखेंगे और y एक्सिस पे 0 देखेंगे। ठीक है, अब 15:0 को कैसे प्लॉट करना देखिए, x एक्सिस पे 15 देखेंगे, 15 हमारा यहाँ पे आता है और y एक्सिस पे 0 0 यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे प्लॉट कर दिया 15:0। अब ये वाला पॉइंट 0:20 और 15:0, ये सेकेंड इक्वेशन से हम हमारे निकले थे पॉइंट्स। तो हम इसको क्या करेंगे, लाइन डाल के इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, ये थे हमारे सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट। अब ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे ये पॉइंट निकले थे, सेकेंड इक्वेशन से हमारे ये वाले पॉइंट निकले थे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ये निकले, सेकेंड इक्वेशन से हमारे ये वाले पॉइंट निकले। अगर हम देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्टिमल सोल्यूशन वो होता है जो बेस्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब बेस्ट सोल्यूशन या फिजिबल सोल्यूशन है, जिससे कंपनी जो है कन्वीनियंट हो जिस सोल्यूशन से, उसे हम फिजिबल सोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसको हमने क्या नेम दे दिया, ई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, फिजिबल सोल्यूशन। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो ये 11 पे है। ठीक है, अगर हम इधर से बात करें, ये इस साइड से बात करें तो 5.8 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन क्यों यहाँ पे पॉइंट्स कट करें, सो ये वाला जो एरिया हमारा हुआ, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या है, फिजिबल सोल्यूशन का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, कंपनी जो है अपनी बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ सकती है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में जो कंपनी है अपना बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ सकती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाले एरिया के पॉइंट्स देखने, कौन कौन से थे, ए पॉइंट, ई पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट से बन रहा है ना फिजिबल सोल्यूशन। तो हमने क्या करना, पहले ए पॉइंट देखिएगा, ए पॉइंट में क्या थी हमारी वैल्यू, 0:10, 0:10 थी ए पॉइंट की वैल्यू। ये देखिए आगे क्या करना है हमें, ए पे क्या थी हमारी वैल्यू, x की 0 थी और x2 की क्या थी 10, 0:10। हमारा जो z था,
z क्या था हमारा, सबसे पहले हमने, अब हमने ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। मैंने क्या बोला था, पहले हमने इसको x1 में 0 भरना है, फिर x2 में 0 भर के इसको सॉल्व करना है। ऐसे इसमें भी सेम करना था। अब ये दोनों इक्वेशंस हमने यूज़ कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लास्ट में ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी, जो फर्स्ट वाली है मैक्सिमाइज z वाली। अब z वाली इक्वेशन में हमने क्या करना है, जो हमारे पॉइंट्स जिससे हमारा फिजिबल सोल्यूशन बना है, वो वाली वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में भर के देखनी 20x प्लस 3x2 में। जैसे कि ये देखिए, ये था हमारा z क्या है 20x प्लस 30x2, ठीक है। अब हमने देखना कि हमारे जो है सोल्यूशन किससे बना है। ये देखिए हमारा फिजिबल सोल्यूशन बना है a पॉइंट से, e पॉइंट से एंड d पॉइंट से, ठीक है। इन सभी को मैच करके हमारा जो है फिजिबल सोल्यूशन बन रहा है। तो हमने क्या लिखना है, a e d पॉइंट। a e d पॉइंट हमने लिख लिया यहाँ पे, a पॉइंट, e पॉइंट और d पॉइंट। अब हमने यहाँ पे देखना हमारी कौन कौन से प्लॉटिंग पे कौन कौन से पॉइंट थे, यहाँ पे वैल्यू क्या थी। a पे कितनी वैल्यू थी, 0,10। ए पे 0,10 थी वैल्यू। 0,10 मतलब x1 हमारा क्या था 0 और x2 क्या था 10। तो फिर इसको हमने ऐसे लिख लेना आगे, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू 10। ऐसे हम अगर बात करें ई पॉइंट पे क्या थी हमारी वैल्यू, ई पॉइंट पे हमारी क्या वैल्यू थी, अगर हम ले तो फिर यहाँ पे क्या है, x1 कितना है हमारा, x1 कितना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे अगर x1 देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है 11, और x2 अगर देखें, x2 कितना बन रहा है 5.8। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे x1 ले लेते हैं 11 और x2 ले लेते हैं 5.8। ये देखिएगा x1 हमने यहाँ पे लिख दिया 11 और x2 कितना लिख दिया 5.8। ऐसे ही हम ई पॉइंट पे देखेंगे, ई पॉइंट पे कितना है हमारा, ई पॉइंट पे हमने देख लिया, सॉरी। अब हम देखेंगे डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे कितनी है हमारी, ये दी हुई है 15,0। 15 हमारा x1 है और x2 हमारा कितना है 0। तो हमने यहाँ पे 15 को x1 में लिख दिया और x2 में 0 लिख दिया, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, जो z हमारा है, z की इक्वेशन जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जो थी z क्या था हमारा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो x1 और x2 की वैल्यू है फिल करके देखना है, ठीक है। जैसे 20x1 प्लस 30x2, फर्स्ट वाले में क्या है, a की वैल्यू 0, 20 इंटू 0 प्लस 30x2, x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो 30 इंटू 10 ये फिल की तो हमारा आंसर कितना आ गया 300। यहाँ पे हमारा 300 आंसर आ गया। सेकंड ई पॉइंट पे देखें हमारी x1 कितना है 11, तो हमने 20 इंटू 11 लिख दिया, ठीक है। आगे हम x2 की बात करें, हमारी कितना है 5.8, तो 30 इंटू 5.8 कर दिया। जब हमने ये इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 392 आंसर आया। इसके बाद हमने x की देखिए, x1 वैल्यू d के पे कितनी है 15, तो 20 इंटू 15 किया। ऐसे x2 की वैल्यू कितनी 0 प्लस 30 इंटू 0, x2 की वैल्यू 0 आ गई। तो फिर इसमें क्या हमने किया, इसे जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 300। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को देखना है, इसमें से किस में जो वैल्यू है सबसे हाईएस्ट आई है या मैक्सिमम आई है। तो अगर हम देखें, हमें ये क्लियरली दिख रहा है 392 इज मैक्सिमम वैल्यू, इज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट पे है, ई पे। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो प्रॉफिट हमारे किस पॉइंट पे ज़्यादा आ रहे हैं, ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे हमारे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सो z इज़ हाईएस्ट, z मतलब जो प्रॉफिट है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो कहाँ पे हाईएस्ट है, पॉइंट ई पे। सो द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पे क्या क्या थे, x1 हमारा था 11 और x2 कितना था 5.8। सो हमारा आंसर कितना हुआ 11,5.8। ये एक बार देख लीजिए ग्राफ में भी पॉइंट। सो ये जो है यहाँ पे जो है हमारा बेस्ट सोल्यूशन हमें मिल रहा है ई पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम बन रहा है 398, ठीक है। तो ये था ग्राफिक 392, सॉरी, यहाँ पे कितना बन रहा है 392 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है। बट अगर यहाँ पे देखें तो 300 बन रहा है, यहाँ पे देखें तो 300 बन रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कंपनी को इस पॉइंट पे मिलेगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन तो कंपनी का कौन सा हुआ बेस्ट सोल्यूशन, ई पॉइंट पे। सो ये था हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी पूछना चाहो तो मेरे से पूछ सकते हो।
सो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अगर ना समझ आए देन बता देना। ओके, थैंक यू क्लास।